Chapters 2229 Giant Suns Attack, 2230 Star Constellations Attack, 2231 Refining Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus, 2232 Furnace Luck Chapter Start Sovereign Immortal Aperture के अंदर मिनी ईस्टर्न सी जड़े जैसा हरा पानी एक बड़े से ड्रैगन की तरह बह रहा था, समुंदर की सतह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए। कई रैंक 6 गू इमॉर्टल्स उसका पीछा कर रहे थे और उस रोकने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी कर, पानी तेरी तरफ आ रहा है। ये देख। बूम! पानी के बहाव में हलचल हुई, 100 फीट से भी ऊंची एक विशाल लहर उठी। वे ने रोक लिया, लेकिन सावधान रहना। डू रैंक 6 गू इमॉर्टल्स पल भर में इस लहर में डूब गए। डैम इट! बाकी बचे गू इमॉर्टल्स ने अपने तरीके इस्तेमाल करके उसी पूरी हिम्मत से रोकने की कोशिश की। आखिर में वो जड़े जैसा हरा पानी का फ्लो समुंदर के एरिया से भाग नहीं पाया। जैसे हाई टाइम पूरा हुआ, समुंदर की सतह के दास ली एरिया को सफेद रोशनी ने घेर लिया। हे चुनक्यू सामने आया और चिल्लाया, उसने हवा में अपने हाथों से पकड़ा। तुरंत समुंदर की सतह पर लहरें उठने लगी। 10 से ज्यादा सांसों के बाद एस पर एक वाटरपाथ फॉर्मेशन बन चुका था। इस वाटरपाथ फॉर्मेशन का कोर एक रैंक 7 वाटरपाथ इमॉर्टल गू था और म्यू फॉर्मेशन में पहले हाई वाटरपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का एक बैच खर्च हो चुका था। जैसे ही जड़े पानी इस वाटरपाथ फॉर्मेशन में घुसा, वो एक स्पाइरल वर्लपूल में बदल गया जो अपने आप घूम रहा था और पानी के छींटे उड़ने की आवाजें आ रही थी। यहां मौजूद रैंक 6 गू इमॉर्टल्स आसमान में उड़ गए और ये देखकर वो खुशी से झूम उठे। हे चुनक्यू ने फॉर्मेशन को फिर से चेक किया और जब उसे यकीन हो गया कि कोई इशू नहीं है, तब उसने भी एक राहत की सांस ली। इस पॉइंट पर जेड ग्रीन वाटर फ्लो रिसोर्स पॉइंट यहां लगा दिया गया था। जेड ग्रीन वाटर फ्लो एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था। इसकी एक बहुत मशहूर खासियत थी कि यह हमेशा बिना रुके चलता रहता था। जब फैंग युआन ने हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस बनाया और राइचस ची अलायंस को अपने अंडर लिया, उसने ईस्टर्न सी के राइचस पाथ से जबरदस्ती वाटरपाथ रिसोर्स पॉइंट्स का एक बैच वसूल किया था। ये जेड ग्रीन वाटर फ्लो यूएनएचआई में से एक था। हे चुनक्यू इस जेड ग्रीन वाटर फ्लो को यहां प्लेस करने का इंचार्ज था। उसने एक इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाया और रैंक 6 गू इमॉर्टल्स को इस जेड ग्रीन वाटर फ्लो को फंसाने का ऑर्डर दिया ताकि ये कहीं और ना भाग सके। कई दिनों की मेहनत के बाद यह आखिरकार पूरा हो गया। इस दिन से यह रिसोर्स पॉइंट ना सिर्फ जड़े ग्रीन वाटर फ्लो प्रोड्यूस करेगा, बल्कि ये वाटर वेन नोड्स में से एक भी होगा। फ्यूचर में और डेवलपमेंट के साथ ये शायद एक जड़े ग्रीन वाटर फ्लो सी एरिया में बदल सकता है। डिवाइन रिफ्ट वर्लपूल, 7 ट्रेजर्स सी स्प्रिंग, अंडरवाटर 1000 ईयर प्रोफाउंड आइस आइलैंड, क्लेंजिंग वाटर रीजन, रोलिंग पर्ल वाटर ट्रेजरी। पिछले कुछ दिनों में मिनी ईस्टर्न सी को 10 से ज्यादा वाटर वेन नोड्स माइल हैं, बस 3 और चाहिए और हम एक वाटर वेन रिंग बना लेंगे। जब हे चुनक्यू ये सोच रहा था, एक रैंक 6 गू इमॉर्टल ने बड़े अदब से पूछा, मास्टर, आगे क्या करना है? इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? हे चुनक्यू ने उनकी तरफ हाथ हिलाया। एक टाइम पाथ किलर मूव तुरंत एक्टिवेट हो गया और उनके घाव पाल भर में भर गए। तुम लोग जा सकते हो, ही चुनक्यू ने कहा। गू इमॉर्टल्स शुक्रिया अदा करने के बाद वहां से निकल गए। वो बहुत बिजी थी और उन्हें सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के एनवायरनमेंट को ठीक करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इधर उधर जाना था। स्टार कलेक्शन हॉल में मिशंस की गिनती ही नहीं थी। उन्हें जाते हुए देखकर हे चुनक्यू ने मन ही मन एक आह भरी। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को 2 बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। पहली प्रॉब्लम यह थी कि अजीब और गरीब घटनाएं अभी भी आम तौर पर हो रही थी। सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी के नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स इसकी असली वजह थी। जितने ज्यादा डाउ मार्क्स, उतनी बड़ी प्रॉब्लम। फैंग युआन जब मिनी केओटिक डिजास्टर को पार करके वेनरेबल बना, तो यूएसईवाई रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स की एक भारी संख्या मिली। साथ ही वो हाल ही में रिसोर्स पॉइंट्स भी बना रहा था, जो खुद डाउ मार्क्स से बने थे। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में लोगों की कमी थी। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के दौरान उसने लगभग 50 गू इमॉर्टल्स खो दिए थे। उनमें से कुछ मिनी केओटिक डिजास्टर में मर गए थे, उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता था। उनमें से एक कॉम्बैट बीस्ट किंग भी था। बाकी ज्यादातर रिवाइव हो गए, लेकिन अब वो सब गू मास्टर्स थे। मौजूदा हालत काफी अजीब थी, ये लोग जल्दी से इमॉर्टल नहीं बन सकते थे। इसलिए पूरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में भी सबसे ताकतवर लोग हे चुनक्यू, वू शुआई, लेडी व्हाइट रैबिट, फेरी मियाओ यिन और दूसरे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हाई थे। रिसोर्स पॉइंट्स बनाना और फॉर्मेशन सेटअप करना, ये ऐसे काम थे जो सिर्फ हे चुनक्यू और वू शुआई ही कर सकते थे।
भले ही उन्होंने फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट नहीं किया था, वो अभी भी फैंग युआन के क्लोन्स दी और उसके अटेनमेंट लेवल्स शेयर करते थे। बाकी लोग ये काम कर ही नहीं सकते थे। हे चुनक्यू हाल हाई में कई बार लिवर लाइफ फॉर्मेशन में जा चुका था, उसके पास आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। शायद मुझे मैं बॉडी से कहना चाहिए कि वो ममान इंपीरियल कोर्ट के कुछ मफक गू इमोटल्स को हमारी मदद के लिए भेजे दे। ही चुनक्यू ने मन हाई मन सोचा। इंसानों के मुकाबले वेरिएंट ह्यूमंस फैंग युआन पर ज्यादा निर्भर थे, उनके धोखा देने के चांसेस कम थे। साथ ही मिनी ईस्टर्न सी में कुछ मरफोक को रिलोकेट करके लाने की जरूरत भी थी। बाकी 4 मिनी रीजन्स के मुकाबले मिनी ईस्टर्न सी में 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स पर सिर्फ हेरीमैन थे। भले ही उनकी पॉपुलेशन कम नहीं थी, लेकिन बाकी एरियाज में कोई वेरिएंट ह्यूमन नहीं था, वो जगहें बहुत खाली थी। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को क्लोन्स और सबऑर्डिनेट्स डेवलप और मैनेज कर रहे थे, जबकि फैंग युआन का मेन बॉडी हेवन फॉर्म की रक्षा करने पर फोकस कर रहा था। बूम बूम बूम, फैंग युआन का बड़ा सा डंडा उस पर दे दानादान पड़ रहा था। इस बार डंडे पर बर्फ के कांटे नहीं थे, बल्कि वो आग की लपटों से जल रहा था। हेवन फॉर्म अपने दांत पीस रहा था और गोला बना के सिकुड़ गया था, उसके मुंह से चीख निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके जिस्म पर जो बर्फ अचानक से जम रही थी, वो डंडे के वार से टूट रही थी और फिर आग से पिघल रही थी। जैसे जैसे ब्लैक और व्हाइट हेवंस का फ्यूजन बढ़ता जा रहा था, हेवन फॉर्म की हालत और भी अनस्टेबल होती जा रही थी। लेकिन फैंग युआन अभी भी काफी रिलैक्स था। हेवन फॉर्म को आराम से संभालते हुए वो बार बार ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट को एक्टिवेट कर रहा था ताकि उसकी प्रैक्टिस कर सके और यूएस मूव के बारे में और गहरी समझ हासिल कर सके। जो ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट किलर मूव वो अब इस्तेमाल कर रहा था, वो पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल वाला वर्जन था। पैराडाइज अर्थ के पास हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू नहीं था, इसलिए उसने हेवनली वेब गू को कोर बनाकर ढेर सारे हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था। इन हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स के इस्तेमाल के बाद फैंग युआन के जिस्म पर हेवन पाथ डाउ मार्क्स की एक नई परत चढ़ गई थी, जो एक मछली पकड़ने वाले जाल जैसी लग रही थी। जब भी कोई फैंग युआन के बारे में कुछ अंदाजा लगाने या जांच पड़ताल करने की कोशिश करता, तो हेवन पाथ डाउ मार्क्स से बना ये जाल तेजी से अपना रूप बदल लेता, उसकी लकीरें तेजी से सिकुड़ती और मुड़ जाती, हर चीज को उसके असली रूप से बिगाड़ देती। तो ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट का असली काम खुद को हर डिटेक्शन से छिपाना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से भटका कर गलत नतीजे पर पहुंचना है। फैंग युआन इस मूव का असली मतलब समझ चुका था। एक बार जब ये फिशिंग नेट के हेवन पाथ डाउ मार्क्स खत्म हो जाएंगे, तो यह ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट अपना सारा असर खो देगा। इसके अलावा मैं जितने ज्यादा हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स इस्तेमाल करूंगा, उतने हाई ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स इस फिशिंग नेट को बनाने में इस्तेमाल होंगे, जिससे यह ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट किलर मूव और भी ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। इसी वजह से फैंग युआन को दोनों वेनरेबल्स को धोखा देने की उम्मीद दिखी। थियोरेटिकली, जब तक उसके पास काफी हेवन पाथ डाउ मार्क्स हैं, वो दोनों वेनरेबल्स को ये पता लगने से रोक सकता है कि वो हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन कर रहा है। अभी फैंग युआन के पास 100 से ज्यादा येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड्स दी, जैसे हाई वो मिनिमम रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएगा, वो गू रिफाइन करना शुरू कर देगा। फैंग युआन हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करने के लिए बेचैन था, क्योंकि वो जानता था कि अभी सबसे अच्छा टाइम है। क्रेज डेमन केव की लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी, तीनों वेनरेबल्स के तरीके सबके सामने आ चुके थे और वो अभी अपने तरीकों को मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। इसलिए एक लड़ाई में फैंग युआन के पास ज्यादा एडवांटेज था। आखिरकार उसके पास जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से ज्यादा डाउ मार्क्स थे। अगर उसने ये मौका गवा दिया, तो जब दोनों वेनरेबल्स अपने तरीके मॉडिफाई कर लेंगे, उनकी लड़ाई का नतीजा कहना मुश्किल होगा। इमॉर्टल एसेंस का स्टॉक हाई मेरी कमजोरी है। अगर मैंने इस मौके का फायदा उठाकर इस कमजोरी को ठीक नहीं किया, तो फ्यूचर में उनसे मुकाबले में मेरे इमॉर्टल एसेंस रिजर्व्स हमेशा इन दोनों से कम रहेंगे और मैं हमेशा इससे बंधा रहूंगा। फैंग युआन जानता था कि यूज रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लॉन्जेविटी हेवन। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अचानक चिल्लाया, उसकी रीढ़ चौड़ी हो गई। उसकी नजर लॉन्जेविटी हेवन को चीरते हुए पांचों रीजन्स पर जा पड़ी। बहुत बढ़िया, लॉन्जेविटी हेवन के लकपाथ डाउ मार्क्स के एम्प्लीफिकेशन से मैं पांचों रीजन्स के जीव जंतुओं की किस्मत देख सकता हूं। हेवनली कोर्ट ने सबसे पहले हेवनली कोर्ट को देखा। थोड़ी देर बाद वो ईस्टर्न सी की तरफ मुड़ा, लेकिन यूज फैंग युआन नहीं मिला। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हैरान रह गया। उसने जल्दी से ढूंढा और यूज मिक्स्ड ब्लैक एंड व्हाइट हेवन में एक तरह की किस्मत मिली। ये किस्मत एक भट्टी की तरह जल रही थी,
उसकी सतह पर दरारें थी और नीचे थोड़ी सी लकड़ियां थी। उसके अंदर एक अमर क्रेन था जो बादल या धुंध जैसा लग रहा था और धीरे धीरे परेशानी में जल रहा था। हेवन फॉर्म। पाल भर में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की ईद से तेज रोशनी निकली। वो जोर से हंसा क्योंकि वो फैंग युआन की मौजूदा हालत समझ गया था। यह हेवन फॉर्म किलर मूव थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने छोड़ा था। इसे फैंग युआन ने फेट वॉर के दौरान हेवनली कोर्ट में घुसने के लिए इस्तेमाल किया था। दोनों हेवंस के फ्यूजन से हेवन फॉर्म की नींव कमजोर हो गई है। यूज फैंग युआन के प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये रैंक 9 किलर मूव कमाल का है और फैंग युआन इसमें फांसा हुआ है। यही मौका है वार करने का। फेट वॉर के दौरान फैंग युआन ने हेवन फॉर्म को एक्सपोज कर दिया था। लॉन्जेविटी हेवन ने उसके साथ कई बार काम किया था, इसलिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता था। ये देखने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स इमॉर्टल वेनरेबल ईस्टर्न सी की तरफ निकल पड़ा। वो तेजी और इरादे से बढ़ा, एक पाल की भी देरी किए बिना। मिक्स्ड ब्लैक एंड व्हाइट हेवन में फैंग युआन ने हल्की मुस्कान के साथ एक आ भरी। उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की जांच पड़ताल पहले ही महसूस कर ली थी। उसने जानबूझकर ऑब्स्क्योर्ड हेवनली सीक्रेट को हटा दिया था टेस्ट करने के लिए, और नतीजा ये हुआ कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। अगर जायंट सन आ रहा है तो स्टार कॉन्स्टलेशन का क्या? फैंग युआन की ईद में एक गहरी चमक आ गई। ईस्टर्न सी आईसीसी एरिया की गहराइयों में समुंदर के काले अंधेरे तले डूसू क्लैन के गू इमॉर्टल्स के सामने एक विशाल बर्फ का पहाड़ था। यह दोनों सू क्लैन के इमॉर्टल्स रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल के एक का नाम सू चेन था जो हीलिंग मेथड्स में एक्सपर्ट था। दूसरा सू मिंग वैन था जो डार्क पाथ कल्टिवेट करता था। दोनों गू इमॉर्टल्स एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस के अंदर सफर कर रहे थे। इस इमॉर्टल गू हाउस का नाम मूविंग फ्रेम पवेलियन था। यह एक रेयर स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू हाउस था। हाउस का स्ट्रक्चर एक पवेलियन जैसा था जिसमें 8 बड़े मोटे नीले सुनहरे खंभे जो पवेलियन की छत को सपोर्ट कर रहे थे और बेस पर दबाव डाल रहे थे। नीले सुनहरे खंभे सीधे नहीं थे बल्कि उनमें एक साफ कव था। दोनों सायर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे और बीच का हिस्सा बाहर की तरफ फैला हुआ था। कुल मिलाकर पूरा मूविंग फ्रेम पवेलियन एक बड़े से पंछी के पिंजरे जैसा लग रहा था जिसके अंदर सू क्लैन के दोनों गू इमॉर्टल्स थे। मूविंग फ्रेम पवेलियन से गहरी नीली रोशनी की एक परत निकल रही थी जो बाहर के समुद्री पानी को रोक रही थी। इसके बावजूद एक ठंडी सी ठिठुरन अभी भी यूएस जगह में महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बर्फ के पहाड़ का सामना करने के बाद सू क्लैन के गू इमॉर्टल्स की भौं और बाल बर्फ से ढक गए थे। बहुत ठंड है। ये बर्फ का पहाड़ 1000 साल पुरानी गहरी बर्फ से बना है। मूविंग फ्रेम पवेलियन के पास इसके खिलाफ काफी डिफेंस नहीं है। हमें जल्दी करना होगा। सू क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने आपस में बात करते हुए मूविंग फ्रेम पवेलियन को एक्टिवेट किया और एक स्ट्रेंथ पाथ मेथड इस्तेमाल किया। तुरंत एक जोर की आवाज हुई और 1000 साल पुराने गहरे बर्फ के पहाड़ का एक कोना एक अदृश्य ताकत से टूट गया और दोनों सू क्लैन के इमॉर्टल्स की तरफ तैरने लगा। एक खास दूरी पर पहुंचने के बाद सू चेन ने तुरंत एक्शन लिया और इस 1000 साल पुरानी गहरी बर्फ को अपने इमॉर्टल एपर्चर में मूव कर लिया। बूम बूम बूम। मूविंग फ्रेम पवेलियन लगातार ताकत लगाता रहा और 1000 साल पुराने गहरे बर्फ के पहाड़ के टुकड़े धीरे धीरे उनके इमॉर्टल एपर्चर्स में जाते रहे। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं चले। आसपास की आइस पॉइजन स्टारफिश अंस अलर्ट हो गईं और तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ीं। सू क्लैन के दोनों इमॉर्टल्स तुरंत सख्त हो गए। मैं उन्हें दूर ले जाता हूं, तुम जितना हो सके उतना ले लो। सू चेन तुरंत मूविंग फ्रेम पवेलियन से बाहर उठ गया। इस गहरे समुद्र में भले ही वो एक रैंक 7 गो इमॉर्टल था, आइस पॉइजन स्टारफिश के ग्रुप को दूर ले जाना अभी भी एक खतरनाक काम था। सू मिंग वैन जो मूविंग फ्रेम पवेलियन में अकेले रह गया था, वो भी खतरे से बाहर नहीं था। कौन जानता था कि आगे क्या होगा? 1000 साल पुरानी गहरी बर्फ निकालना आसान नहीं था, यहां तक कि सू क्लैन जैसी सुपरफोर्स के लिए भी, जिन्होंने डू रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को एक इमॉर्टल गू हाउस के साथ भेजा था जो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को टक्कर दे सकता था, ये अभी भी खतरों से भरा हुआ था। लेकिन सू क्लैन के पास कोई और चारा नहीं था। ईस्टर्न सी के राइचस पाथ सुपरफोर्स होने के नाते हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने के बाद फैंग युआन ने उनसे जबरदस्ती वसूली की थी और उन्हें वाटर पाथ रिसोर्सेज देने पड़े थे। फैंग युआन की वाटर पाथ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बहुत हाई थी। उस ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो वाटर वेन नोड्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकें। जाहिर है सू क्लैन के पास ऐसे रिसोर्स पॉइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपनी पर्सनल दौलत छोड़ना नहीं चाहते थे। इत्तेफाक से सू क्लैन आईसीसी एरिया के पास ही स्थित था। इस सी एरिया की गहराइयों में बर्फ और बर्फीले इमॉर्टल मटेरियल्स भरपूर मात्रा में थे।
इसलिए उन्होंने यहां से गहरी बर्फ इकट्ठा करके फैंग युआन को देने का प्लान बनाया ताकि उसकी रिक्वेस्ट पूरी हो सके। जल्दी और जल्दी सु मिंग वैन ने अपनी स्पीड लिमिट तक बढ़ा दी, लेकिन उसके पास अभी भी 1000 साल पुरानी गहरी बर्फ काफी नहीं थी। कुछ नहीं किया जा सकता था, सु चेन के बिना उसकी एफिशिएंसी गिर गई थी। और इससे भी बुरा यह था कि समुंदर में एक शार्क ग्रुप अनडिस्टर्ब हो गया, वो मूविंग फ्रेम पवेलियन की तरफ तैरने लगे। साई, हमें पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। सु मिंग वैन ने गहरी सांस ली, अंदर से लाचार महसूस करते हुए। उसने बड़ी मुश्किल से ये पानी के नीचे 1000 साल पुराना गहरा बर्फ का पहाड़ ढूंढा था, लेकिन इस खुदाई के बाद माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे एक के बाद एक रिएक्शंस होंगे। स्टेबल इकोलॉजी तुरंत अराजक हो जाएगी, यहाँ के जानवरों के ग्रुप आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। अगर वो लड़ेंगे नहीं भी, तो एक दूसरे से सावधान रहेंगे। अगर कोई भी हलचल हुई, तो वो एक साथ हमला करेंगे, और इससे भी डरावना, एक बीस्ट टाइड आ सकती है। आने वाले कुछ समय के लिए, यहाँ से 1000 साल पुरानी गहरी बर्फ निकालने में खतरा बहुत बढ़ जाएगा। सु मिंग वैन और सु चेन का सबसे अच्छा ऑप्शन था कि वो यहाँ से चले जाएं और आगे दूसरे सूटेबल टारगेट्स ढूंढी। लेकिन जब सु मिंग वैन जाने ही वाला था, तभी समुंदर के ऊपर एक जबरदस्त ऑरा फैल गया। सु मिंग वैन का चेहरा बुरी तरह से बदल गया। ये ऑरा शानदार और रोबदार था, ये शक्तिशाली और ना रोक पाने वाला था। तैर रही सारी शार्क्स डर गईं और घबरा कर भाग गईं। सु मिंग वैन का चेहरा हैरानी से भर गया, ये एक वेनरेबल का ऑरा है। पिछले हाइपैल, उस लगा कि एक बड़ा सा सूरज उसके सर के ऊपर से समुंदर के एरिया को पार करके उठ गया है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, वो ईस्टर्न सी पर हमला कर रहा है। सु मिंग वैन घबरा गया और जल्दी से सु चेन को इस बारे में बताया। सु चेन ज्यादा दूर नहीं था, वो भी यूएस पैल हैरान खड़ा था। जल्दी फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को इस बारे में बताओ। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल लग रहा है हमारे सु क्लैन की तरफ बढ़ रहा है। सु चेन डर के मारे चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या दोनों वेनरेबल्स की लड़ाई हमारे सु क्लैन के इलाके में होगी? सु मिंग वैन इस अंदाजे से शॉक्ड था, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। हालांकि उनके अंदाजों के विपरीत, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सीधा आगे नहीं बढ़ा, उसकी स्पीड तेजी से कम हो गई और वो आईसीसी एरिया के ऊपर रुक गया। इसके बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का रैंक 9 और बिना किसी रोक टोक के फैल गया, जिससे उसका शानदार और दबंग रवैया साफ दिख रहा था। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। सुनहरी रोशनी तेजी से आसमान और समुंदर में फैल गई, हर दिशा में फैलती हुई। वेनरेबल के इस डरावने ऑरा को महसूस करके लगभग सभी पानी के नीचे के जीव जंतु घबरा कर भाग गए। इसके चलते दोनों इमॉर्टल्स की मुश्किल हाल हो गई। लेकिन वो इससे खुश नहीं थे, बल्कि वो अंदाजा लगाने लगे, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल करना क्या चाहता है। ओह! जायंट सन आईसीसी एरिया में रुक गया। इमेमोरियल टू हेवंस में फैंग युआन ने इस सिचुएशन को जल्दी से महसूस कर लिया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने निशान बिल्कुल नहीं छुपाए थे, जैसे कि वो फैंग युआन को खुलेआम बताना चाहता हो, मैं आ गया हूं। इमेमोरियल टू हेवंस, तो उसका प्लान आखिरकार आईसीसी एरिया के ऊपर रुकने का है। फैंग युआन का चेहरा शांत था। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल कुछ हद तक ठीक हो गया था, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ी होगी। लॉन्जेविटी हेवन छोड़ने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के डाउ मार्क्स फैंग युआन से कहीं कम होंगे। इसलिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए, भले ही उसने फैंग युआन की हालत देख ली थी, इस पर अचानक हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को हाई फायदा मिलेगा। ये बहुत समझदारी थी कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ईस्टर्न सी में एंटर करने का फैसला किया। वो इस वक्त ईस्टर्न सी के नेचुरल लक पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन कर रहा था। एक बार जब वो ईस्टर्न सी के सारे लक पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर लेगा, टैब ईस्टर्न सी में लड़ते वक्त जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को एक टेरिटोरियल एडवांटेज मिल जाएगा। भले ही वो ईस्टर्न सी में ना हो, वो नॉर्दर्न प्लेन से ऐसा किलर मूव एक्टिवेट कर सकता है जो ईस्टर्न सी में असरदार होगा। ये कहा जा सकता है कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन के होम ग्राउंड में अपना अड्डा बना रहा था। आम दिनों में ये ईस्टर्न सी की हालत पर नजर रख सकता था, और लड़ाई में लक पाथ डाउ मार्क्स का एक्टिवेशन यूज पूरे ईस्टर्न सी पर हमले करने की इजाजत देगा। फैंग युआन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वो जा नहीं सकता था जब तक वो हेवन फॉर्म को छोड़कर ईस्टर्न सी वापस आकर उसका सामना न करे। लेकिन इस केस में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को बस पीछे हटना था, जबकि फैंग युआन एक रैंक 9 किलर मूव खो देगा।
अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पीछे नहीं हटा और फैंग युआन से ताकत की लड़ाई लड़ी, तो फैंग युआन के इमॉर्टल एसेंस के रिजर्व्स और भी कम हो जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, तो भले हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल कमजोर पड़ेगा, उस इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। फैंग युआन ने इसकी उम्मीद की थी। बहुत पहले, जब इमेमोरियल टू हेवंस की हेवन वे फ्यूज होने लगी थी, फैंग युआन ने पहले हाई हेवन फॉर्म के संकट का अंदाजा लगा लिया था। ये समस्या क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद हुई। फैंग युआन के नजरिए से ये स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी थी। हेवन फॉर्म का कॉलेप्स होना एक समस्या थी। फैंग युआन को इसे हाल करने की कोशिश करनी थी और साथ हाई इस मौके का इस्तेमाल करके हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करने का अवसर बनाना था। उसके पास अभी काफी इमॉर्टल एसेंस नहीं था, गू को एडवांस करने का समय नहीं था, इसलिए वो अभी ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट को भी एक्सपोज नहीं कर सकता था। जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन को चेक किया, उसने तुरंत इस मूव को वापस ले लिया। फैंग युआन जैसे इंसान के लिए उसकी अपनी कमजोरियां और खामियां ऐसी चीजें थी जिन्हें वो अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल उससे पहले ही प्रभावित हो चुका था। अब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की बारी थी। हेवनली कोर्ट। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की खूबसूरत एडू ने ईस्टर्न सी को देखा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, वो बड़बड़ाए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने आईसीसी एरिया में रहने का फैसला किया। ये उसकी तरफ से सच में एक कमाल का चुनाव था। आईसीसी एरिया ईस्टर्न सी के सबसे पश्चिमी हिस्से में था। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे करीब था। ईस्टर्न सी के लगपात डाउ मार्क्स को रिफाइन करके जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सेंट्रल कॉन्टिनेंट को भी धमकाने की कोशिश कर रहा था। फैंग युआन की समस्या को महसूस करने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक कदम उठाया। लेकिन उसने फैंग युआन से लड़ाई नहीं की। इससे साफ पता चलता है कि उसकी बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ी है और वो मुझसे भी बच के रह रहा है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दिमाग में तेजी से ख्याल टकरा रहे थे। अगर सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल हाई होते, तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अभी जरूर इमेमोरियल टू हेवंस की तरफ लड़ते हुए जाता और फैंग युआन पर हमला करता। आखिरकार उसके पास भरपूर इमॉर्टल एसेंस था। भले हाई फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, वो जायंट सन को मार नहीं सकता था। एक लंबा चलने वाला युद्ध जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए बहुत फायदेमंद था। लड़ाई के बाद फैंग युआन के इमॉर्टल एसेंस के रिजर्व्स कम हो जाते। वो एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल होने के अपने फायदे का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यहां तक कि रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म पर भी असर पड़ता और शायद वो नाश्त हो जाता। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के होते हुए स्थिति अलग थी। अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन से टकराता, तो सबसे ज्यादा फायदा स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को होता। इस पॉइंट से यह देखा जा सकता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन की मदद कर रही थी। हेवन फॉर्म। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी एली हल्की सी सिकोड़ी। इस रैंक 9 किलर मूव को जिंदा नहीं रहने दे सकते। फेट वॉर के दौरान ये वही किलर मूव था जिसने फैंग युआन को हेवनली कोर्ट तोड़ने में मदद की थी। जब तक हेवन फॉर्म मौजूद था, फैंग युआन इमेमोरियल टू हेवंस में किसी भी ग्रोटो हेवन को तोड़ सकता था। यह हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इस बारे में सोचने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक प्लान बनाया। अगले हाईपैल, उसने ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट किया और फैंग युआन से कांटेक्ट किया। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कुछ इमॉर्टल गू रिफाइन करो, क्या ख्याल है? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मुस्कुराते हुए कहा। इमेमोरियल टू हेवंस में फैंग युआन की नजर हल्की सी चमकी। उसने भी उम्मीद की थी कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल यूज ढूंढ लेगी। फैंग युआन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का इरादा समझ गया। उसने कहा, तुम्हें कौन सा इमॉर्टल गू चाहिए? और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, तुम जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कैसे निपटने वाली हो? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने तुरंत जवाब दिया, मुझे स्टार थॉट इमॉर्टल गू, स्टार आइज इमॉर्टल गू और परमानेंस इमॉर्टल गू चाहिए। फैंग युआन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी देखनी होगी। ओके, ये रही मेरी सिंसियरिटी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी बात खत्म करने से पहले ही वो एक सितारों की रेनबो में बदल गई और सीधा नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ उड़ गई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बहुत हिम्मत वाली थी। वो तेजी से उड़ी और नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर तक चली गई, जहां पहले इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड हुआ करता था। उसने किसी भी हुआंग जिन ट्राइब के मेंबर को टारगेट नहीं किया।
उसने बिल्कुल जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जैसा ही काम किया, आसमान में रुककर नॉर्दर्न प्लेन्स के नेचुरल विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। एक ही पाल में आसमान में सितारों की रोशनी चमक उठी और तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल सीधे लॉन्जेविटी हेवन में नहीं घुसी। भले ही ऐसा लग रहा था कि ये लॉन्जेविटी हेवन पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ईस्टर्न सी में बहुत दूर था, लेकिन सच्चाई ये थी कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए लॉन्जेविटी हेवन में घुसना आसान नहीं था। ग्रोटो हेवंस आसमान में एक ही जगह पर कंडेंस्ड होते हैं। जब तक इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खुला ना हो, बाहर वाले आसानी से अंदर नहीं आ सकते। यही वजह थी कि हेवन फॉर्म की इतनी ज्यादा वैल्यू थी। इसके अलावा अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल लॉन्जेविटी हेवन के अंदर घुस भी जाती, तो वो इतने कम समय में रैंक 9 ग्रोटो हेवन को बर्बाद नहीं कर सकती थी। तब तक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल वापस आ जाता और ग्रोटो हेवन को डिफेंड करता, वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से लड़ता। ऐसे में अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन को छोड़कर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से लड़ने लगता, तो ना सिर्फ उसके घायल होने का रिस्क होता, बल्कि उसका इमॉर्टल एसेंस भी ज्यादा खर्च होता। इससे फैंग युआन को बहुत ज्यादा फायदा होता। इन तीन वेनरेबल्स के मुकाबले में वो एक दूसरे से चौकस और दूसरों पर हमला करने के तरीके सोचते हुए इन वेनरेबल्स को अपनी डेवलपमेंट स्पीड भी बनाए रखनी थी। ये सिचुएशन अब बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अगर किसी ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ किया, तो वो अपनी मौत को दावत देगा। सही फैसला लेना बहुत जरूरी था। अगर किसी ने सही इंटेंसिटी के साथ एक मुनासिब कदम उठाया, तो यूएसईवाई इन तीन वेनरेबल्स के स्टेलमेट में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। तीनों वेनरेबल्स ये जानते थे, इसलिए उनका हर एक्शन गहरा मतलब रखता था और एक दूसरे के रिएक्शंस को ध्यान में रखता था। ज्यादातर केसेस में वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने अभी के एक्शंस को पहले ही साफ साफ कैलकुलेट कर लिया था। ये उसके लिए सबसे फायदेमंद कदम था। सबसे पहले फैंग युआन को कमजोर करना था। ये बंदा हद से ज्यादा बेशरम था और इसकी कोई लिमिट नहीं थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के मन में भले ही उनकी बैटल स्ट्रेंथ बराबर हो, फैंग युआन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से बड़ी प्रॉब्लम था। अभी फैंग युआन के हालात बहुत मुश्किल थे। हेवन फॉर्म को मेंटेन करने की मुश्किल वक्त के साथ बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि उसके हेवन पाथ रिसर्च रिजल्ट्स का आधे से ज्यादा हिस्सा स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से आया था। वो इसके बारे में अच्छी तरह जानती थी। फैंग युआन को हेवन फॉर्म की रक्षा करते हुए इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ रहा था। इससे उसके पहले से ही कम रिजर्व्स और भी कम हो रहे थे। और अब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ईस्टर्न सी में उसके लकपाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करने आ गया था। ये भी फैंग युआन को कमजोर करने का एक तरीका था। साथ ही स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मूव करने के बदले में फैंग युआन से इमॉर्टल गू मांगे, ये भी उस कमजोर करने का एक तरीका था। इसके अलावा जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी इस मूव से कमजोर हो रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास इमॉर्टल एसेंस का एडवांटेज था। ये बात स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जानती थी। इस एडवांटेज के साथ अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज डिस्टर्ब नहीं किया, तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की डाउ मार्क रिफाइनमेंट रेट हमेशा स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से ज्यादा रहेगी। इसके अलावा हेवनली कोर्ट के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल वर्ल्ड से बड़ा खतरा था। ये सब जानते थे कि नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ और बहादुरी कमाल की थी। ये चीज ईस्टर्न सी में नहीं थी। स्टार कॉन्स्टलेशन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जो आईसीसी एरिया में था, उसने दांत पीसे, उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो लकपाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करता रहा, क्योंकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने लॉन्जेविटी हेवन या हुवांग जिन ट्राइब्स पर हमला नहीं किया था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल बर्दाश्त ना कर सके। अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इससे आगे बढ़ती, तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल वापस आकर उससे लड़ता। ये तो तय था। अगर एक ताकतवर दुश्मन तुम्हारी हद पार करने की कोशिश करे, तो उसका जोर से जवाब देना ही पड़ता है, वरन दुश्मन सोचेगा कि तुम्हें बुली करना आसान है और फिर फ्यूचर में जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की हद पार नहीं की, इसलिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल में नॉर्दर्न प्लेन्स वापस जाने की कोई तीव्र इच्छा नहीं थी। तो क्या होता अगर वो वापस चला जाता? तब तक स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बस चली जाती, लेकिन क्या जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल उसका पीछा करके हेवनली कोर्ट में घुस सकता था? भले ही वो हेवनली कोर्ट पहुंच जाता,
क्या वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से लड़ सकता था? क्या इससे फैंग युआन को फायदा नहीं होता? अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल चली जाती और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल उसका पीछा नहीं करता, अगर वो ईस्टर्न सी वापस जाता, तो क्या होता अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फिर से नॉर्दर्न प्लेन्स चली जाती? अगर वो बार बार ऐसा करते, तो इस सब का क्या मतलब निकलता? आने जाने में इमॉर्टल एसेंस खर्च नहीं होता क्या? अगर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ऐसा करता, तो वो ईस्टर्न सी के ज्यादा लक पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन नहीं कर पाता, लेकिन उसका बहुत सारा टाइम और इमॉर्टल एसेंस खर्च हो जाता। क्या ये एक बड़ा मजाक नहीं होता? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए सिचुएशन अलग थी। भले ही वो कई बार हमला करती या पीछे हटती, यूज फैंग युआन के इमॉर्टल गू तो मिल ही जाते। इसलिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ना हिलने का फैसला किया। उसने ईस्टर्न सी के लक पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करना जारी रखा। लेकिन इसी वक्त फैंग युआन ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से संपर्क किया। जायंट सन, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? हम दोनों हेवनली कोर्ट के शिकार हैं। उनकी नींव सबसे गहरी है और सेंट्रल कॉन्टिनेंट सबसे मजबूत रीजन है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा कुछ वक्त पहले ही हेवनली कोर्ट ने हमें डेमन वेनरेबल्स घोषित किया था। हमें हाथ मिलाकर हेवनली कोर्ट से निपटना चाहिए। अभी की सिचुएशन देखो, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल खुलेआम नॉर्दर्न प्लेन्स जाकर वहां के विजडम पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर रही है। वो तुम्हारे होने को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। फैंग युआन ने यू के साथे हुए सुझाव दिया, क्यों ना हम एक सौदा करें? मैं तुम्हें इमॉर्टल गू दूंगा, बदले में तुम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के डाउ मार्क्स रिफाइन करो। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हंसा और जवाब दिया, फैंग युआन, लगता है स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सौदा किया है। जब से पांचों रीजन्स एक हो गए हैं और रीजनल वॉल्स नहीं रही, मैं यहां से ना सिर्फ ईस्टर्न सी के लक पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन कर सकता हूं, बल्कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के भी। अगर तुम चाहते हो कि मेन ईस्टर्न सी को छोड़ दूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि तुम कितने इमॉर्टल गू दे सकते हो। जब फैंग युआन और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अभी भी सौदा कर रहे थे, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज फिर से कांटेक्ट किया। फैंग युआन, तुमने मेरी सिंसियरिटी देख ली है। ए फ्लैट तुम्हारी बारी है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सीधे इमॉर्टल गू मांगे। फैंग युआन एक पैल के लिए चुप रहा और फिर परमानेंस गू को ट्रेजर येलो हेवन में भेजे दिया। वैसे यह परमानेंस गू पहले हेवनली कोर्ट का हाई था। टैब, फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल गू हाउस एटर्नल यॉट को रिवर ऑफ टाइम में तबाह करके इसे हासिल किया था। परमानेंस गू मिलने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज चेक किया, तभी यूज फैंग युआन का नया सुझाव मिला। अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल लॉन्जेविटी हेवन या किसी भी हुआंग जिन ट्राइब पर हमला करती है, तो वो यूज और भी ज्यादा इमॉर्टल गू देगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराई, अगर मैं ऐसा करती हूं, तो बात सिर्फ 3 इमॉर्टल गू पर नहीं रुकेगी। उसका रवैया बिल्कुल जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जैसा था जो दूसरी तरफ बात कर रहा था। फैंग युआन ने मन हाई मन नाक सिकोड़ी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल आखिरकार एक विजडम पाथ इमॉर्टल वेनरेबल थी। इस सिचुएशन में यूज हाई सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। फैंग युआन अभी बस टाइम खरीदने की कोशिश कर रहा था ताकि रिफाइनमेंट कर सके। जैसे ही वो रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइन कर लेगा, ये सारे नुकसान वसूल हो जाएंगे, भले हाई यूज DAN भी बढ़ाना पड़े। लेकिन फैंग युआन के लिए अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इमॉर्टल एसेंस की कमी थी। लगता है मुझे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का टाइम एक्सेलरेट करना ही होगा। अभी फैंग युआन की नज़र एक बाज जैसी थी। उसने तेजी से हेवन फॉर्म को घूरा, जो जवाब में कांप उठा। फैंग युआन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में टाइम की स्पीड बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। इस पॉइंट तक वो पहले हाई इस मौके को पाने के लिए काफी कीमत चुका था। और फैंग युआन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, फ्यूचर में वो शायद ऐसा दोबारा ना कर पाए। अगर मौका सामने है तो उस पकड़ना ही था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन हे चुन क्यू ने टाइम पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक किलर मूव्स एक्टिवेट किए गए। रिवर ऑफ टाइम का उबलता हुआ पानी ये एसेंस पूल में खींचा गया। फिर उसके जरिए पानी को अलग अलग सब पूल्स में भेजा गया। ये एसेंस पूल जिन टाइम पाथ जोन्स को कंट्रोल करता था, वहां ऐप टाइम फ्लो तेजी से बढ़ गया था। यह आसपास के इलाकों के मुकबल साफ दिख रहा था और ये फर्क बढ़ता जा रहा था और ज्यादा साफ हो रहा था। फैंग युआन के वेनरेबल बनने के बाद सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का टाइम रेट पांचों रीजन्स के काफी करीब आ गया था। लेकिन अब
जब उसने ये मेथड इस्तेमाल किया तो फर्क फिर से बड़ा हो गया। ये एक बहुत बड़ा खतरा था, जाहिर है। आमतौर पर एक केओटिक डिजास्टर 100 साल में एक बार आता था, अब वो शायद 70 या 80 साल में ही आ जाएगा। जैसे हाईफैंग युआन का केओटिक डिजास्टर आएगा, दूसरे वेनरेबल्स को यूएस पर एक साथ हमला करने का मौका मिल जाएगा। इस वक्त यूज अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरों का सामना करना पड़ेगा। फैंग युआन का चेहरा दृढ़ था, उसने ये फैसला लेने के बाद मन बना लिया था। ये जुआ खेलने लायक था या नहीं, यह तो फ्यूचर हाई बताएगा। जैसे जैसे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर का टाइम रेट बढ़ा, येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस का प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ने लगा। इमॉर्टल एपर्चर का डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर हो गया। तीनों वेनरेबल्स अब एक डेडलॉक में थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पांचों रीजन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड इन 3 वेनरेबल्स पर फोकस कर रहा था, उनके एक्शंस पर नजर रखते हुए और उनके आगे के फैसलों पर चर्चा करते हुए। क्योंकि हे चुनक्यू ने इस दौरान बहुत ज्यादा टाइम पाथ मेथड्स इस्तेमाल किए थे, उस आराम करना पड़ रहा था। इसलिए वू शुआई ने दूसरे गू इमॉर्टल्स को लीड किया और पहली वाटरवे बनाई। फैंग युआन को अब हेवन फॉर्म को मेंटेन करने में ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने उससे दूसरा इमॉर्टल गू मांगा, स्टार आइज, स्टार थॉट। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद फैंग युआन ने स्टार थॉट इमॉर्टल गू को स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को देने का फैसला किया। इमॉर्टल किलर मूव, ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट। इस दिन फैंग युआन ने आखिरकार इस किलर मूव को ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल किया। इसने हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस के रिफाइनमेंट की शुरुआत की। इस बार ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट को फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था। इसमें कुछ और हेवन पाथ इमॉर्टल गू शामिल थे। ये न सिर्फ ज्यादा मजबूत और घना था, बल्कि ये यूज ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट के रंगे को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने की इजाजत देता था। फैंग युआन अब कंजूसी नहीं कर रहा था, उसने सीधे अपने हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का 7% इस्तेमाल कर लिया। लगभग उसी समय जब ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट एक्टिवेट हुआ, सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को एडवांस करने का रिफाइनमेंट भी शुरू हो गया। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल के अंदर वू शुआई, हे चुनक्यू और लगभग 10 हेरी मैन गू इमॉर्टल्स अपनी अपनी जगह पर तैयार थी और रिफाइनमेंट शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये एक जबरदस्त ग्रुप था जो जमा हुआ था, लेकिन वो अब सिर्फ मदद कर रहे थे। फैंग युआन के में बॉडी का डिवाइन सेंस ऐप मौजूद था, वो खुद गू रिफाइन करने वाला था। रंबल, जेड रंग की रोशनी निकली, एक बहती हुई नदी की तरह हो पड़ी। खुशबू हर तरफ फैल गई, जिससे लोगों को खुशी महसूस हुई। ये सिर्फ पहला कदम था, लेकिन रैंक 9 वुड पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का एक छोटा पहाड़ पहले ही खर्च हो चुका था। रैंक 9 इमॉर्टल गू सभी कमाल के दर, जबकि हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का वाइटल गू था। यह अब फैंग युआन के लिए सबसे मददगार गू भी था। ये एक बहुत बड़ी अनिश्चितता थी, इसलिए फैंग युआन ने जल्द ही अपनी किस्मत में एक बड़ा उतार चढ़ाव महसूस किया। फैंग युआन ने अपने मन में सोचा और रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस कुकिंग लक पॉट एक्टिवेट होने लगा। फैंग युआन ने अपनी नजर हटाई और अपने ऊपर देखा। उसने देखा कि उसकी रैंक 9 रिफाइनमेंट पाथ की किस्मत एक भट्टी जैसी थी। भट्टी मिट्टी की बनी लग रही थी और उसकी सतह पर कई दरारें थी, जिससे लग रहा था कि उस ठीक से नहीं बनाया गया था। भट्टी के नीचे लकड़ियों का एक ढेर तेजी से जल रहा था। इससे पता चलता था कि फैंग युआन इस वक्त अपने सारे इमॉर्टल एसेंस रिजर्व्स इस्तेमाल कर रहा था। भट्टी के अंदर बादल के 2 गुच्छे आपस में उलझे हुए थे। एक गुच्छा एक अमर क्रेन का बादल था जो सफेद रंग का था और उसके अंदर काले धब्बे वो हेवन फॉर्म जैसा लग रहा था। ये बादल टूटने के कागार पर था, लेकिन जब भी ये टूटने वाला होता, भट्टी से गर्मी निकलती और उस जबरदस्ती फिर से जोड़ देती। दूसरा बादल का गुच्छा छोटा था, वो एक हरे कमल जैसा लग रहा था। हरे कमल का बादल अमर क्रेन के विपरीत था, क्रेन टूटने के कागार पर था जबकि कमल बहुत ज्यादा ठोस था। भट्टी की ज्यादातर गर्मी इसी हरे कमल के बादल पर इस्तेमाल हो रही थी, जो एक छूने के पत्थर के टुकड़े को पिघलने की कोशिश कर रही थी। हरे कमल का बादल ज्यादातर कंडेंस था, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पिघल कर फैल गया था, जो भट्टी की दरारों की तरफ बह रहा था और नीचे जा रहा था, जैसे कि वो जड़ जमाने की कोशिश कर रहा हो। ये भट्टी बहुत कच्ची बनी है, दरारों से भरी हुई है, इससे पता चलता है कि मेरी नींव मजबूत नहीं है। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में एक और छिपा हुआ खतरा भी है, क्योंकि उसने अभी तक एक असली केओटिक डिजास्टर का सामना नहीं किया है, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। अमर क्रेन का बादल हेवन फॉर्म है, जबकि हरा कमल का बादल मेरी हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करने की कोशिश है।
बाकी वेनरेबल्स की किस्मत का क्या? फैंग युआन ने देखने की कोशिश की, लेकिन उस भट्टी की किस्मत के आगे कुछ नहीं दिखा। जब वो रैंक 8 था, तो उसकी किस्मत एक चांदी के रोशनी के स्तंभ जैसी थी, जबकि बाकी 3 वेनरेबल्स की किस्मत उसके आसपास तैरते हुए बादलों जैसी थी। ए फ्लैट, वो एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल बन चुका था, लेकिन वो अब वेनरेबल्स की किस्मत नहीं देख सकता था। फैंग युआन इसकी वजह जानता था। दोनों वेनरेबल्स के डिफेंसिव मेथड्स के अलावा असली वजह यह थी कि कुकिंग लक पॉट का रैंक बहुत कम था। वो सिर्फ रैंक 8 था। फैंग युआन की अपनी रैंक 9 किस्मत को देख पाना ही उसके लिए कमाल की बात थी। जरूर, अभी भी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स थी जो उसके जरिए नहीं देखी जा सकती थी। अगर उस दूसरी 2 किस्मतों को देखना होता और ये देखना होता कि उनका फैंग युआन की अपनी किस्मत से क्या संबंध है, तो ये मुश्किल कुकिंग लक पॉट की काबिलियत से बाहर थी। लेकिन भले ही मैं किस्मत का रिश्ता देख भी लूं, मैं यूज भरोसेमंद जानकारी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फैंग युआन ने सोचा। क्रेज डेमन केव की लड़ाई से पहले फैंग युआन ने लक इंस्पेक्शन कई बार इस्तेमाल किया था। ए फ्लैट, जब वो याद कर रहा था, तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के बारे में जो किस्मत के दृश्य थे, वो काफी हद तक सही थे। उसने जो देखा उसकी असली वजह ये थी कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल 3 अलग अलग अस्तित्वों में बाती हुई थी, जबकि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अपनी नॉर्मल हालत में नहीं था, और वो लक पाथ कल्टिवेटर्स भी नहीं थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की सुनहरी ऑरोरा किस्मत बिल्कुल भरोसेमंद नहीं थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ब्लड पाथ मेथड्स के जरिए जिंदा हुआ था, लेकिन ये जरूरी जानकारी किस्मत के दृश्य में नहीं दिखी थी। साथ ही उसके कॉम्बैट सिस्टम का एक भयानक साइड इफेक्ट था, ये भी एक्सपोज नहीं हुआ था। सुनहरी ऑरोरा किस्मत जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को दर्शाता था, ज्यादातर समय दबा हुआ था। जाहिर है, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लक पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को छुपाया था और फैंग युआन को गुमराह किया था। वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल था, पहला लक पाथ वेनरेबल। वो ये भी जानता था कि कुकिंग लक पोर्ट कैसे काम करता है, इसलिए उसके लिए ये करना कोई अजीब बात नहीं थी। फैंग युआन इस वक्त ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट का इस्तेमाल करके दोनों वेनरेबल्स को धोखा देने की सोच रहा था। सच्चाई तो ये थी कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ये सब क्रेज डेमन केव की लड़ाई से पहले से ही कर रहा था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल। स्लेटी रंग की आग तेजी से जल रही थी, वो एक पहाड़ जितनी विशाल थी। वुड पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स एक एक करके अंदर डाले जा रहे थे और मोमबत्तियों की तरह पिघल रहे थे। आग के नीचे 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ राखी थी। रैंक 8 इमॉर्टल गू हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस गहरी बर्फ के अंदर सील था। मौजूद गू इमॉर्टल्स पहले तो टेंशन में थे, लेकिन रिफाइनमेंट शुरू हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे, और अन सब में अब जोश और खुशी की लहर दौड़ने लगी थी। सारे इमॉर्टल मटेरियल्स सफलता से पिघल गए हैं। इस स्पीड से तो बस 10-12 दिन में ही एडवांसमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कैसा कमाल का गू रिफाइनमेंट मेथड है। ऊपर से देखने पर यह आइस रिफाइनमेंट और फायर रिफाइनमेंट का फ्यूजन लगता है, लेकिन असल में यह ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल और हेरी मैन नेचुरल गू रिफाइनमेंट मेथड की गहराइयों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऐसे कई जरूरी पॉइंट्स भी हैं जो रहस्य से भरे हैं। भले ही हमने खुद इसमें हिस्सा लिया और पूरे प्रोसेस को करीब से देखा, हम इसके अंदर छुपे गहरे मतलब को नहीं समझ सकते। मास्टर सच में एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल कहलाने के लायक हैं। हमारे और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ठीक इसी वक्त फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। अरे नहीं, गू रिफाइनमेंट फेल होने वाला है। एक तीव्र रिफाइनमेंट पाथ की अनुभूति ने उसके मन और शरीर को भर दिया। फैंग युआन को इस अनुभूति पर कोई शक नहीं था। पहले ही पाल में उस सच्चाई का एहसास हो गया। वुड पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की प्रोसेसिंग में कोई गड़बड़ थी। यह वुड पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स ठीक लग रहे थे, लेकिन हर स्टेप की प्रोसेस में एक छोटी सी कमी थी। जब ये कमियां जमा हो गईं, तो वो इतनी बड़ी हो गईं कि पूरी रिफाइनमेंट की कोशिश को बर्बाद कर सकती थी। अगर वो आगे बढ़ता तो कोई फायदा नहीं होता। फैंग युआन ने गू रिफाइनमेंट की कोशिश को रोकने का फैसला किया। क्या? हम रुक क्यों गए? सब कुछ तो आराम से चल रहा था। बेवकूफ, मास्टर ने फैसला किया है तो वो सही ही होगा। हम बहुत कमजोर हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं? तुरंत उनके ऑर्डर्स मानो और करो। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल के अंदर 10-12 गू इमॉर्टल्स हड़बड़ी में काम कर रहे थे और धीरे धीरे गू रिफाइनमेंट को रोक रहे थे। एक दिन और एक रात के बाद फैंग युआन और बाकी सब की पूरी कोशिश के बाद पहली रिफाइनमेंट की कोशिश रुक गई। जितने भी रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स उन्होंने लगाए थे, सब बर्बाद हो गए।
सभी गु इमोटल्स को हल्की चोटें आयम, यहां तक कि 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल भी डैमेज हो गया। लेकिन जिस चीज से फैंग युआन को सबसे ज्यादा नुकसान महसूस हुआ वो था येलो एप्रिकॉट इमोटल एसेंस का खर्च। इस रिफाइनमेंट में शामिल मुख्य व्यक्ति होने के नाते उस सबसे ज्यादा गंभीर चोटें आयम। इमोटल किलर मूव, रिफाइंड सेल्फ। फैंग युआन ने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया और सारे वुडपथ और रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन किया, जबकि अंदर से वो खुश था। शुक्र है मैं एक वेनरेबल बन गया और मुझे इतनी सटीक रिफाइनमेंट पाथ इंट्यूशन मिली, यहां तक कि एक रैंक 9 इमोटल गू को रिफाइन करने के प्रोसेस के दौरान भी पहल अभी भी मेरे हाथ में है। पहल हाथ में होने से सिचुएशन पूरी तरह से अलग हो जाती है। जैसे इस बार फैंग युआन ने महसूस किया कि वो फेल हो जाएगा और तुरंत रुक गया। ऐसा करके उसने बहुत कम नुकसान झेला और सबसे जरूरी बात, उनकी चोटें भी उनकी सावधानी के कारण कम से कम रहीं। रैंक 9 इमोटल गू रिफाइनमेंट कोई आसान बात नहीं थी। बिना इंट्यूशन के अगर कोई अचानक फेल हो जाता तो इन गू इमोटल्स में से आधे से ज्यादा मर जाते, जबकि 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल पूरी तरह से तबाह हो जाता, या अगर वो किस्मत वाला होता तो शायद एक छोटा सा हिस्सा बच जाता। लेकिन फैंग युआन को बहुत गहरी चोटें आती, ये तो तय था कि वो काम करने लायक नहीं रहता। लेकिन अब जबकि उसने खुद पहल करके रोका, रिसोर्सेस और गू इमोटल्स का नुकसान और इमोटल गू हाउस का डैमेज कम से कम हुआ, रैंक 8 इमोटल गू हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोट्स भी बिना किसी नुकसान के सुरक्षित था। जाहिर है इसका संबंध इस रिफाइनमेंट प्लान से था जो फैंग युआन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। इस बार उसने पहले रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को आइसोलेट करने के लिए आइस रिफाइनमेंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। वो उस आखिरी कुछ स्टेप्स में ही इस्तेमाल करता। काश मुझे इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड से कुछ सक्सेस डाउ मार्क्स मिल जाते तो क्या बात होती। या शायद अगर मैं अपना वुडपाथ अटेनमेंट लेवल बढ़ा सकूं तो इन वुडपाथ इमोटल मटेरियल्स को प्रोसेस करने की मेरी काबिलियत बढ़ जाएगी, इससे इस सिचुएशन में मदद मिलेगी। फैंग युआन मन हाई मन अंदाजा लगा रहा था। यहां तक कि फैंग युआन भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड के सक्सेस डाउ मार्क्स के पीछे का राज क्या था। वो एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था। थियोरेटिकली वो दुनिया में रिफाइनमेंट पाथ में नंबर 1 था। उसका सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल यूज दुनिया के हर रिफाइनमेंट पाथ मेथड को समझने की इजाजत देता था। लेकिन इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड हेरी मेन की नस्ली विरासत थी। आज तक भी हेवनली कोर्टस पर कब्जा नहीं कर पाया था। वो उसके खिलाफ बहुत सावधान थे। सक्सेस डाउ मार्क्स गू रिफाइनमेंट के लिए बहुत मददगार द फैंग युआन के डिडक्शंस के अनुसार इसमें न सिर्फ रिफाइनमेंट पाथ की गहराइयां थी बल्कि ह्यूमन पाथ का सार भी था। इसका अंदाजा लेस देन ग्रेटर देन पढ़कर लगाया जा सकता था। ठीक ह्यूमन पाथ की गहराइयों की वजह से फैंग युआन ऐप सक्सेस डाउ मार्क्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकता था। थोड़ी देर आराम के बाद फैंग युआन ने खुद को ठीक किया और हेवन फॉर्म को स्टेबल किया। उसने दोनों वेनरेबल्स के एक्शंस पर नजर रखने के लिए इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स भी इस्तेमाल किए। जायंट सन इमोटल वेनरेबल आईसीसी एरिया में था, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमोटल वेनरेबल नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर तक चली गई थी। वो दोनों नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन करने पर फोकस कर रहे थे। सबसे अच्छी सिचुएशन स्टेटस को बनाए रखना है। इस मकसद के लिए फैंग युआन उन्हें और इमोटल गू देने को तैयार था। ये एक जरूरी निवेश था। हालांकि दोनों वेनरेबल्स दोनों रीजन्स के नेचुरल डाउ मार्क्स को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर सकते। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फैंग युआन ये साफ साफ समझता था। ये एक आसान बात थी। ईस्टर्न सी और नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत बड़े थे और उनमें अनगिनत डाउ मार्क्स थे, यहां तक कि ये दोनों वेनरेबल्स भी इन सबको कम समय में रिफाइन नहीं कर सकते थे। ये एक आसानी से साबित होने वाला तथ्य था। यूज बस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने थे और ये देखना था कि वेनरेबल्स को रैंक 9 पहुंचने के बाद दुनिया घूमने में कितना समय लगा। दोनों वेनरेबल्स सिर्फ टाइम से ही नहीं बल्कि इमोटल एसेंस से भी सीमित हैं। एक बार जब इन दोनों के इमोटल एसेंस रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे तो वो नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन करना जारी नहीं रख पाएंगे, तब वो रुक जाएंगे। आखिरकार उन्हें अपने इमोटल एसेंस का एक हिस्सा लड़ाई और अनापेक्षित घटनाओं के लिए बचाकर रखना है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने अपने दांत पीसे। यह गू रिफाइनमेंट की असफलता उसके लिए बहुत नुकसानदायक थी, क्योंकि यह शुरू में फेल नहीं हुआ बल्कि आधे से ज्यादा रास्ता पार करने के बाद हुआ। उस सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फैंग युआन के पास बहुत कम समय था। उसने अंदाजा लगाया कि अब सिर्फ एक और मौका बचा है। नहीं, एक मौका बहुत कम है। यह टेस्ट हो चुका है कि एक रैंक 9 रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल होने के बावजूद मेरा रैंक 9 इमोटल गू रिफाइन करने का सक्सेस रेट रैंक 8 से बहुत कम है। लगता है मुझे और बड़ा जुआ खेलना पड़ेगा।
फैंग युआन ने तुरंत हे चुनक्यू को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में फिर से एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। टाइम पाथ किलर मूव्स एक के बाद एक इस्तेमाल किए गए, सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का टाइम फ्लो फिर से बढ़ गया। लेकिन फैंग युआन ने इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई, क्योंकि उसने अभी अभी टाइम पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल किए थे, अभी के मेथड्स का असर बहुत कम था। टाइम फ्लो को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए फैंग युआन को दूसरे टाइम पाथ मेथड्स इस्तेमाल करने पड़े, और नतीजा ये हुआ कि हे चुनक्यू के सारे टाइम पाथ डाओ मार्क्स इस प्रोसेस में इस्तेमाल हो गए। ये कहा जा सकता है कि ये टाइम पाथ क्लोन अब लगभग बेकार हो चुका था। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में, जब स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो टाइम पाथ क्लोन के बेकार हो जाने से कोई बड़ी चिंता नहीं थी। जब सब कुछ तैयार हो गया, फैंग युआन ने वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए फिर से हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करना शुरू कर दिया। चैप्टर एंड।